तो देखो, महलों में रहता था एक राजा। उस राजा ने की कुकर्म, उन कुकर्मों से निकला एक भूत और भूत ने दिया पूरी पिक्चर पे मूत। मतलब ऐसा। भूल भुलैया 3 अभी देख के आ रहा हूँ। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, इन चारों की पिक्चर है। और मतलब इंटरेस्टिंग आई हैव टू से कि जो पूरा प्रिमाइस है, अगर आप सोच के देखो कि एक राजा, फिर वो जो भी कर्म कांड करता है, उन कर्म कांडों से एक भूत का जन्म होता है। वो भूत उनकी पुश्तों को हॉन्ट करता रहता है 200-300 सालों तक, और फिर अचानक कुछ ऐसे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं जो उस पूरे भूत के साथ कन्फ्रंटेशन कॉज करके हमको भूल भुलैया जैसी पिक्चर दिखाते हैं। द प्रीमाइस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप इसको थोड़ा भी सही तरीके से एग्जीक्यूट करो तो। लेकिन भूल भुलैया 3 इन सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बाद भी एक बहुत ही मीडियोकर सा काम करती है। कैसे? एक एक करके बताना शुरू करता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लॉट। तो मूवी का प्लॉट ट्रेलर में हमको बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बिना स्पॉइलर के बता देता हूं। कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर रू बाबा रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये मूवी पिछली मूवी से कैनन नहीं है। मतलब दोनों की कहानियां अलग अलग सेपरेट है। मतलब वो वाले गू बाबा अलग थे, ये वाले गू बाबा अलग है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बस सेम है, लेकिन दोनों गू बाबा अलग है एक दूसरे से। और कार्तिक आर्यन को बुलाया जाता है एक महल के भूत को भगाने के लिए, जिस भूत का नाम है मंजुलिका। ये 200 सालों से किसी राजा की वजह से इस महल को हॉन्ट कर रही है, और उसका पूरा परिवार उस महल में मूव इन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ मंजुलिका। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, महल के राज खुलने शुरू होते हैं। हमको पता चलता है कि जैसा हमको बताया जा रहा है उतना सिंपल सब कुछ नहीं है। सबसे पहले तो भूल भुलैया 2 और उससे पहले वाली भूल भुलैया की तरह ये भी एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन इसमें कॉमेडी एलिमेंट ज्यादा डालने की कोशिश करिए। हॉरर एलिमेंट आपको उतना ज्यादा मिलेगा नहीं। इफ यू आर लुकिंग कि आपको एक प्रॉपर हॉरर मूवी जो आपकी फाड़ के रख दे ऐसी देखने को मिले, तो नहीं, दिस इज नॉट द मूवी फॉर यू। इसमें कॉमेडिक एलिमेंट्स ठूसे हुए हैं, और मैं ठूसे हुए इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बहुत बार फोर्स्ड फील होते हैं। जैसे अश्विनी कलसेकर, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज, इन सारे कॉमेडियन और बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर्स को लिया तो गया है, लेकिन इनके जोक्स भी कई बार लैंड नहीं करते हैं एंड स्ट्रेट अप क्रिंज भी फील हो जाते हैं, विच इज एक्चुअली सेइंग क्वाइट अ लॉट। क्योंकि अगर आप इन लोगों से भी जोक्स को लैंड नहीं करवा पा रहे हो, तो फिर आपकी राइटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर उसके एग्जीक्यूशन या कन्विक्शन में कहीं तो दिक्कत है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग डायरेक्शन पे मूव ऑन करें, तो अनीस बाज़मी ने पिछली वाली मूवी भी डायरेक्ट करी थी, ये वाली भी करी है, और दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी समझ में आती है। एटलीस्ट टोन में तो समझ में आ ही जाती हैं। मूवी का मेजॉरिटी चंक एक महल में टेक प्लेस करता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा डार्क कॉरिडोर्स देखने को मिलेंगे, अंधेरे वाली सीक्वेंसेस होंगी। ऑल्दो कुछ सीक्वेंस को देखकर हमें समझ सकते हैं कि इसको दिन में शूट किया गया था और पोस्ट में इसको रात में ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन उसके अलावा भी जो हॉरर वाले इफेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए कैमरा को कहीं पर स्लो मोशन में दिखाया है, फिर कहीं पर एकदम फास्ट ट्रैक करके दिखाते हैं, उसमें एकदम क्रीपी सा साउंड ट्रैक डाल देंगे तो आपको वो हॉरर वाली फीलिंग आएगी। फिर इसके बाद अगर कोई कॉरिडोर में वॉक कर रहा है और रात का टाइम है और आपको डराने की कोशिश करनी है, तो कुछ कुछ आवाजें फुसफुसाई जाती है जो आपको कभी इधर सुनाई देती है, कभी उधर सुनाई देती है। सो दे हैव वर्कड ऑन देयर साउंड एंड लाइटिंग अ लॉट। मूवी का इंपैक्ट बढ़ाने के लिए स्लो मोशन शॉट्स का यूज किया गया है बहुत जगहों पे, इंक्लूडिंग द सॉन्ग्स और कुछ कुछ सीन्स में भी। लेकिन मेन प्रॉब्लम है मूवी की राइटिंग और मूवी के डायलॉग्स के साथ में। ऑल्दो डायलॉग्स बहुत ज्यादा डेटेड फील नहीं होते, लेकिन जिस तरह से उनको बताया गया है, जैसे उनके बोलने का तरीका है, या फिर बंगाली एक्सेंट हो गया। मूवी में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स बंगाली हैं, लेकिन उनका एक्सेंट जो है वो आता जाता रहता है। वो अपनी कन्वीनियंस पे बंगाली पे शिफ्ट होंगे, लेकिन जब भी कोई टिपिकल सी चीज बोलनी होगी तो अचानक से हिंदी बोलने लग जाते हैं, और थोड़ा सा इमर्शन ब्रेक करने वाली चीज है वो। लेकिन जहां पर राइटिंग, डायलॉग्स, एक्टिंग, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से दिखाई जाती है, तो ह्यूमर भी बहुत बढ़िया तरीके से लैंड होता है और आपको हंसी भी आती है। बट सैडली वो मोमेंट्स इतने ज्यादा कम है कि आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हो। और द वर्स्ट पार्ट इज कि कई बार तो ह्यूमर ऐसे टाइम पे आता है जहां पर यू डोंट वांट इट टू हैपन। बट या मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर मूवी कुछ ठीक करती है तो वो है उसका हॉरर वाला एलिमेंट। जहां पर भी हॉरर है, जो बाय द वे मूवी में बहुत कम है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप एक हॉरर कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हो, तो इसमें कॉमेडी यहां पर है और हॉरर यहां पर, जिसको वो परफेक्टली लैंड नहीं करती। लेकिन जो इतना सा हॉरर है, ये एटलीस्ट आपको देखने में अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मूवी इंटरवल से पहले बहुत सारी चीजों को सेटअप करती है, सिर्फ आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स डालने के लिए कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे इसका कंक्लूजन होगा। और इस वजह से क्लाइमैक्स आने तक अल्टीमेट एजिंग फेस्ट बन जाती है। आपको इतना ज्यादा एज कर देती है कि बस आप बैठे रहते हो और सोचते रहते हो कि बता दे, कर तो दे भाई। बिकॉज मूवी का जो आखिरी, बिकॉज मैं स्पॉइल कुछ भी नहीं, बिकॉज स्पॉयलर्स अवॉइड करने के लिए इतना ही बताऊंगा कि क्लाइमैक्स में अगर कुछ हॉरर देखना है, कुछ थ्रिलिंग देखना है, उस बीच में भी कॉमेडी फंसाने की कोशिश करिए, विच डज नॉट वर्क। और सच बताओ तो ये पंडित पंडितायन और जो हमारे छोटे पंडित हैं, उनके कैरेक्टर्स मूवी में फिलर की तरह यूज करे गए हैं, बिकॉज दे डोंट मेक एनी सेंस। अगर आप उनको मूवी से हटा भी लोगे तो
कुछ भी बदलने नहीं वाला। इनफैक्ट कॉमेडी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। स्पीकिंग ऑफ विच, ऐसा फील हो जाता है कि मूवी में काफी सारी चीजें हैं जो टाइम को फिल करने के लिए डाली गई हैं। पहले तो 4 गाने हैं पिक्चर में, जिसमें से एक आमे जे तुमार वाज एक्चुअली सुपर्ब। ऑल्दो आई फेल्ट कि शायद उन लोगों ने इनके डांस का टेम्पो या उसकी स्पीड पोस्ट में थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि वो हमको फास्ट पेस फील हो सके, बट फिर भी जो देखने को मिला काफी अच्छा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसको वीएफएक्स से बनाया हुआ है, शायद वो एक ही साथ सेट पे नहीं थी, मतलब माधुरी दीक्षित और विद्या बालन। बट दिस सॉन्ग प्रूव्स एवरीथिंग रॉन्ग, क्योंकि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का जो डांस वाला कॉम्बो आपस में जुगलबंदी जो करी है, सुपर्ब लगती है। बट सैडली आई कैन नॉट से द सेम फॉर देयर परफॉर्मेंस। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत ही मीडियोकर सा है। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित तो उस रोल में जम भी नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था ओवर एक्टिंग कर रही है एट टाइम। आई नो, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट इट इज। और अगर आप विद्या बालन की वो भूल भुलैया 1 वाली मंजुलिका की इमेज अपने दिमाग में लेके जा रहे हो तो उसको निकाल के पहले साइड में रखना और फिर इस पिक्चर को देखना, नहीं तो गाली बक के बाहर निकलोगे। बट अब कार्तिक आर्यन का काम ठीक ठाक है, ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा अच्छा या उसको अच्छे की कैटेगरी में नहीं रखूंगा, वो भी मिड सही फील होता है। मतलब जैसे आपको भूल भुलैया 2 में देखा था वैसे ही इसमें भी कुछ कुछ है। और वो एक राजपुरोहित जी को रखा हुआ है, वो तो आकर बस यही बोलते दरवाजा क्यों खोल दिया, दरवाजा क्यों खोल दिया, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था, ये तेल ले लो मालिश करवा लो, यही है उनका काम। और मूवी में अगर मेरे लिए कोई शाइन किया तो वो विजय राज है। उनकी टाइमिंग, उनका ह्यूमर अनमैच्ड है। तो कुल मिला के भूल भुलैया 3 मेरे लिए एकदम मीडियोकर सी मूवी थी, जो सेटअप तो बहुत सारी चीजों को करती है लेकिन उसका सोल पर्पस सिर्फ हम लोगों को कंफ्यूज करना है, मूवी के प्लॉट को आगे बढ़ाना नहीं। इसमें कई सारे फिलर मोमेंट्स हैं, कई सारे फिलर कैरेक्टर्स हैं जो अपने अलग सब प्लॉट्स को चला रहे हैं और उसके थ्रू ह्यूमर डालने की कोशिश करी है, जो कभी कभी लैंड करता है, कभी नहीं, और कभी तो स्ट्रेट आउट क्रिंज फील होगा। बट अगर आपको कुछ ऐसी मीडियोकर सा देखना है जिसके बारे में आप ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा इधर उधर से कंपैरिजन ड्रॉ ना करो, तो दिस कुड बी द मूवी फॉर यू। मूवी में एक चुम्मा चाटी वाला सीन है, लेकिन क्योंकि वो गाने में आता है तो इतनी देर में आप जाके सूसू का बहाना करके बाहर से आ सकते हो, ऑकवर्ड नहीं होगा मम्मी पापा के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में समझ रहे हो ना, मतलब वो वाला, लाइक कर दो फिर। जा रहा हूं सिंघम देखिए। ये दिवाली क्रिंज वाली है भाई।